हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं निकुंज सर विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से। आज आपको फिजिक्स का 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के जो भी एग्जाम्पल दिए हुए इलस्ट्रेशंस जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए वो आपको अच्छी और इजी मेथड से समझाने जा रहा हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे आपको पता होगा कि ये सेम टू सेम एग्जांपल, ओके, यदि आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो सेम थियरी दी हुई है। कौन सी थियरी है? तो ये जो टॉपिक है वो है इंडक्शन मेथड। क्या है? इंडक्शन मेथड। वैसे डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि सेम टू सेम थियरी में आ गया है ऑलरेडी। आपने यदि मेरे थियरी का लेक्चर्स नहीं पढ़ा हुआ है यानी कि नहीं देखा हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके पूरी की पूरी सारी थियरी के सारे पार्ट्स के लिंक आप देख सकते हो। ओके, यदि नहीं है तो थोड़ा वेट कर दीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा। सो दिस इज द इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होगा कि विदाउट टचिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट को टच किए बिना, विदाउट टच हम उसको चार्ज देते, यानी कि इसको क्या करते, बॉडी के अंदर चार्ज डालते या फिर चार्ज जनरेट करते। वैसे तो चार्ज जनरेट नहीं हो सकता, लेकिन एक स्पेसिफिक मेथड जिससे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अर्थिंग के अंदर चला जाएगा। थोड़ा सा मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, वैसे सेम बहुत अच्छे से डिटेल्स में थियरी आपको मिल जाएगी थियरी के पोर्शंस के अंदर। तो आपको याद कुछ आया होगा, यदि थियरी आपने देखा है तो नेगेटिव चार्ज लाए कि सारे पॉजिटिव इस साइड आ गए, सारे नेगेटिव इस साइड आ गए, अर्थिंग कर ली तो बच्चा क्या, खाली पॉजिटिव चार्ज। तो वही आपको है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। श्योर। अब अच्छे से हमारा एक्सरसाइज अब यहाँ से चालू होगा क्योंकि वो तो एग्जाम्पल थियरी का था। सो यहाँ क्वेश्चन है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट of a body to another body every second. How much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the another charge? यानी कि समझ लो एक बॉडी है, एक एग्जांपल फॉर, उसमें से हर एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 10⁹ इलेक्ट्रॉन। कितने जा रहे हैं? 10⁹ इलेक्ट्रॉन। कौन सी बॉडी में? दूसरी बॉडी बी के अंदर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ये जो टाइम है उसके लिए 1 सेकंड लग रहा है। ओके, कितने 10⁹ इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड। तो मुझे यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा है कि 1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना, 1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। पहली चीज तो आपको ये दिक्कत होगी कि सर 1 कूलम यानी कि क्या, 1 कूलम यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को सर हम ले। तो बेसिक में आपको वो समझाने जा रहा हूँ। ये सारी चीज जो मैं ड्रॉ करूंगा वो एक्स्ट्रा चीज होगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो उसका जो आंसर है एग्जाम्पल का कुछ इस हिसाब से ऐसे होगा कि पहले हम ऐसे देखेंगे कि 1 कूलम यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है। यदि आपको पता हो तो वह 1 कूलम यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। काफी सारे स्टूडेंट जैसे बोलते हैं सर क्या ये वैल्यू याद रखनी है? तो याद रखो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक मेथड से भी ऐसा समझा सकता हूँ। कैसे? तो समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10⁻19। तो कितने इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आ रहा है, समझ लो हम n ले लेते। एक इलेक्ट्रॉन था तो कितने चार्जेस हो तो पता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम चार्ज होगा, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए तब 1 कूलम चार्ज होगा। तब अपने हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो n इंटू, तो n को यदि मेन बनाओ तो 1 इंटू 1 अपॉन ये 1.6 नीचे आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है 1 अपॉन 1.6, उसको सोल्व करो ना तो सेम वैल्यू ये आ रही है। ओके, लेकिन आई होप आप याद रखो तो वैलेंट गुड बहुत सारी जगह जे डबल नीट के अंदर आपको यूज होने वाली है कि 1 कूलम यानी कि 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आई होप आप समझ गए हो। ये सारी चीज आपको लिखनी नहीं है, जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको जस्ट समझाने के लिए। राइट, तो काफी बार स्टूडेंट बोलते हैं सर इतनी सारी चीज लिखेंगे तो टाइम ज्यादा चल जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर यहाँ है 1 कूलम यानी कि 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।
अब आपको पूछा क्या है, एक कूलम यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन तो हो गए। तो आपको यहाँ दो मेथड्स, एक तो हमारी देसी पुरानी मेथड है, ये इतना है तो इतना है तो इतना है तो कितना होगा, ये है तो बी है, सी है तो कितना होगा, याद है डायरेक्ट इनवर्स वेरिएंस, बस वही मेथड्स यूज कर सकते हैं। कैसे समझ लो कि मुझे 10⁹ इलेक्ट्रॉन 10⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होने में यदि 1 सेकंड लग रहा है, याद है यो टाइम ऊपर यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके 10⁹ इलेक्ट्रॉन पास होने में कितना टाइम लग रहा है मुझे, 1 सेकेंड। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास 6.25 इंटू 10⁸18 इलेक्ट्रॉन पास होने में कितना टाइम लगेगा, तो समझ लेते हम यदि टी टाइम लगे, ओके यदि समझ ले हम टी टाइम लगे तो किस हिसाब से आएगा, तो 10⁹ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू 6.25 इंटू 10⁸18 इलेक्ट्रॉन। ओके अब क्या करेंगे, T इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁸18 डिवाइडेड बाई 10⁹9। अब क्या करना है, तो आपको आंसर आप खुद सोल्व करना है, कटिंग करना है। पहले आप समझ सकते हो यहाँ 6.25 इंटू 10⁹9 रहेगा, क्यों, अब यहाँ 18 है, अब ये 9 ऊपर चला जाएगा तो माइनस होगा, तो 18 माइनस 9 तो हो जाएगा 9। इतने सेकंड लगेंगे, इतने सेकंड। यदि आंसर में आप देखोगे पीछे तो शायद ईयर के अंदर दिया हुआ है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, तो सेकंड का मिनट में कन्वर्ट, तो 60 से डिवाइड करो, 60 का आवर्स में, आवर्स का समझ लो कि डे में करो तो 24 से, और डे का 365। लेकिन आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई जरूरत करनी पड़ेगी नहीं, आप सेकंड में भी आंसर लिख सकते हो। ओके हमें तो टाइम पूछा है ना, हमें थोड़ा ऐसे पूछे कितने साल लग जाएंगे, सिंपल चीज, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। देखो आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ क्वेश्चन में पूछे हाउ मच टाइम, तो और आंसर इज ऑल्सो राइट। ओके ऐसा कोई फिक्स नहीं कि आपको ईयर में ही आंसर देना है, पीछे दिया हुआ इसकी। अब क्वेश्चन है हाउ मच, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, इसका रीजन है, यहाँ क्वेश्चन पहले समझते हैं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन कप ऑफ वाटर। अब बोलोगे सर मेरे घर पे जो कप है उसका साइज, आपके घर पे जो कप है उसका साइज, मेरे फ्रेंड के घर पे उसका साइज, और जो पेपर चेक कर रहे हैं उसके घर का कप का जो साइज होगा तो सर अलग अलग होगा, तो आंसर कैसे मैच होगा, सही है नहीं होगा। ओके सो वी हैव टू एज्यूम द एनी फिक्स नंबर एंड सॉरी फिक्स क्वांटिटी ऑफ एनी कप। जनरली रेगुलर साइज जो कप होता है उसके अंदर 250 ग्राम वाटर आ सकता है, कितना, 250 ग्राम। Okay, लेकिन you can also imagine as you can also assume the 300 gram also to clear the questions easily form, right? But textbook में दिया हुआ है इसलिए हम 250 ले लेते हैं अभी। तो exactly कप के अंदर कितना आता है, 250 ग्राम होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो इतना तो पता चल गया कि मास ऑफ वाटर, टोटल मास ऑफ वाटर 250 ग्राम है। हमें फाइंड करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कितना होगा। हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देखो सिंपल चीज है, जितने एटॉम्स हो गए, जितने उसके अंदर एटॉम्स हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, उतने क्या हो गए। अब H2O की बात कर रहे हैं, यदि हम H2O की यदि हम बात कर रहे हैं तो H2 के अंदर दो हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जनरली 2 है, तो 2 इंटू 1 2, और ऑक्सीजन का है 16, तो टोटल हो जाएगा हमारा 18। कितना होगा, समझ में आ रहा है मुझे, 8। तो H2O का मोलिकुलर कितना, मोलिकुलर मास कितना है 18 AMU, जिसको हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो H2O यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि 18 ग्राम यदि H2O हो तो उसका जो मोल होगा वो 1 मोल होगा। आपको यदि केमिस्ट्री सीखे हो तो आपको मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट के लिए सब कुछ डिटेल में आया हुआ है। 18 ग्राम वाटर है तो 1 मोल होगा, क्यों, एटॉमिक मास यूनिट है 18 उसका। तो यहाँ मेरे पास कितना है 250, तो कितना होगा, देखो मैं यहाँ केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं डाल रहा हूँ, क्यों, काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो, भूल जाए ये, अदरवाइज यहाँ आप यही क्वेश्चंस में ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू ऊपर गिवन मास
केमिस्ट्री का है ना, 10th स्टैंडर्ड में भी शायद आ चुका था या 9th स्टैंडर्ड में। और नीचे मोलेक्यूलर मास, गिवन मास 250, मोलेक्यूलर मास 80। ये समझ लो आपका आंसर आया। अब डिवाइड करने की अभी जरूरत नहीं है, बाद में भी कर सकते हो। ओके, ये आपका आंसर 250/8 है। अब समझो, अब आपको क्या करना है। इतना तो समझ गए कि इतने मोल है। अब एक मोल में कितना माल, एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। ओके, ये समझ लो, आप मेथड भूल जाओ। ओके, केमिस्ट्री यदि आप, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो आपको ये तो आता ही होगा। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला आता है। अब इतना समझ में आया, इतना मोल है। तो नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ मोलिक्यूलर कितने हो गए, तो आपको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि एक मोल के अंदर कितना होता है, तो एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं, कितना एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। अब कितने मोल मिले हैं, तो 250/, तो आप ये मल्टीप्लाई करो तो आपका नंबर ऑफ मोलिक्यूलर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आपके नंबर ऑफ मोलिक्यूलर। समझ सकते हो कि H2O के अंदर प्रोटॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन कितने हो गए। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर कितने कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यदि अभी समझ लो पॉजिटिव की बात करें, तो यहाँ एक हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन, यानी कि 2 हाइड्रोजन तो 2 प्रोटॉन वो, और ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +10E एंड -10E जितना होगा। समझ सकते हो, एक ही वाटर के मोलिकुलर के अंदर। अब हमें यहाँ वाटर के मोलिकुलर मिले कितने, 250/80 इंटू 6.022 10⁻20। उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ये समझ लो, इतने नंबर ऑफ वाटर है। अब एक वाटर के अंदर कितने मोलिकुलर है, पॉजिटिव चार्ज है 10 प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, तो 1.6 10⁻90। ये जो आपका आंसर आया ना, ये ओके, वो यहाँ रख दो आप और उसको मल्टीप्लाई कर दो ये वैल्यू से, तो आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब देखो, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हो नंबर ऑफ, सॉरी, ये जो मिलेगा आंसर वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का आंसर होगा। थोड़ा जगह का प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ी इस हिसाब से मुझे लिखना पड़ा, लेकिन बहुत इजी आप समझ सकते हो। ओके, पहले तो ये देख लो, एक कप के अंदर 250 ग्राम है, मोलिकुलर मास, सॉरी, वाटर का गिवन मास आपको 250 दिया हुआ है। बाद में आपने फाइंड किया ये सेकंड नंबर। ओके, नंबर इसलिए दे दिए कि आपको समझ में आ जाए। नंबर ऑफ मोल मिल गए। अब नंबर ऑफ मोल, अब एक मोल के अंदर कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने, यानी कि हमें ये वैल्यू मिली आपको वाटर के नंबर्स, मोलिकुलर्स नंबर। अब एक वाटर के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 10। एक प्रोटॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 10⁻90। बस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके, श्योर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं। Coulomb's law for electrostatic force between the positive, so 2-point charges, and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses. Both have inverse square dependence on the distance between the charge and mass. वैसे तो ये Coulomb's का लॉ दिखाया हुआ है, Coulomb's law and gravitational law की डेफिनेशन है। ओके, तो आपको यहाँ कुछ टेंशन लेने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता ही है। Coulomb's law का फॉर्मूला क्या था, बोलो बच्चों। ओके, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, उसका फॉर्मूला था K, वेरी गुड, Q1 Q2/R²। ये कौन सा फॉर्मूला है, कूलम्स लॉ का। और एक फॉर्मूला ग्रेविटेशनल का होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो उसका फॉर्मूला होता है G m1 m2/R²। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। ओके, तो ये कूलम्स का फॉर्मूला और ये है ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला। ये किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या फाइंड करना है आपको, तो कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ द मैग्नेट, यानी कि मुझे कूलम्बिया फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड करना है। अब वो तो समझा, चलो रेशियो फाइंड करना, लेकिन पार्टिकल कौन से है, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में है फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी, कूलम्बिया फोर्स
एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें फाइंड करना होगा रेशियो। समझ गए बच्चों आप? और दूसरे टॉपिक में आपको दिया हुआ है फॉर टू प्रोटॉन, यानी कि दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। अब देखो इसके पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, तो चार्ज है इसलिए कोलंबिया फोर्स लगता है। दूसरा इसके पास मास भी है, हाँ भले है थोड़ा, बहुत थोड़ा है, लेकिन है तो करा ना। ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? यूनिवर्सल लॉ है। वो छोटी से छोटी चीज से और बड़े से बड़े प्लैनेट तक लग सकता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, तो ये भी लग रहा है। तो हमें यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच। कौन कौन से? कोलंबिया फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उसका मुझे रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे? रेशियो। तो बहुत इजी है, कोलंबिया फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला डाल देते हैं। कोलंबिया फोर्स का क्या था फॉर्मूला? के इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। वैसे में यहाँ की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वैसे सेम ही होगा, E इंटू ई। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे समझाने के लिए लिखा मैंने, अपॉन आर स्क्वायर। ये हुआ कोलंबिया फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो बच्चों कि क्वेश्चंस के अंदर डिस्टेंस सेम है। क्या है? दोनों सेम डिस्टेंस पे ही है, क्योंकि सिंपल चीज है ना यार, उसके ऑब्जेक्ट तो दोनों एक ही है, अब दोनों के अंदर लग रहे फोर्स अलग अलग है। इसका मीनिंग ये तो नहीं है ना तो दोनों के बीच में डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा चीज के आर स्क्वायर तो कट हो जाएगा। अब बचा यहाँ के ई स्क्वायर और यहाँ बचेगा जी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है पक्का? अब बोलो की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होल स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ओके, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब दूसरा है मास ऑफ प्रोटॉन। अब बोलोगे सर ये सब कुछ याद रखना है, तो प्लीज हाँ याद रखना ही पड़ेगा आपको। 1.6 10⁻⁻ समथिंग 27 सॉरी, याद रखना भूल से -19 ना हो जाए। ये मिला आपको मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9131। अब ये पूरा का पूरा आपको करना है सोल्व। ओके, सोल्व करने के बाद मुझे जो भी आंसर है वो आंसर बॉक्स में कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। ओके, अब सिमिलरली वही चीज करनी है। अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फॉर्मूला वही बनेगा, E² अपॉन G मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन प्रोटॉन है तो दोनों के अंदर मास ऑफ प्रोटॉन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि आर कट हो गया, वैसे यही फॉर्मूला था। ओके, खाली मेन क्या था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन सेम आएगा, इस स्क्वायर होगा। वैल्यू डाल दो, आंसर लाओ और कमेंट बॉक्स के अंदर पक्का प्लीज मुझे आंसर बताना। ओके, कुछ किया नहीं है वैसे। 9 के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, E 1.6 10⁻⁻19, G 6.67 10⁻11, मास ऑफ प्रोटॉन तो 1.6 10⁻27। ओके, बस वैल्यू आपके पास है। यहाँ मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन किया है, उसमें सारी वैल्यू आ चुकी है, तो आपको डाल के सोल्व करना है। अब ये तो हुआ चलो कि मुझे दोनों फोर्स का रेशियो मिल गया मैग्नीट्यूड का। ओके, हाँ यहाँ मैग्नीट्यूड का ही लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जनरली क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज वैसे देखने बैठे तो देखो यहाँ प्लस ई माइनस ई आता है, क्यों? इलेक्ट्रॉन का माइनस ई, लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा इसलिए हम जनरली साइन के अंदर नहीं जाएंगे। दूसरा यहाँ पूछा है बी के अंदर, बी क्वेश्चन बी के अंदर क्या है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन when they are 1 angstrom apart। 1 angstrom apart का मीनिंग क्या है? तो उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। अब यहाँ मुझे फाइंड करना है सेकंड टॉपिक यानी कि बी के अंदर एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन क्या रिलेशन डायरेक्टली फोर्स के साथ है। एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? फोर्स के साथ। अब दोनों का मुझे फोर्स एक्सेलरेशन फाइंड करना। अब दो केस है, कौन कौन से केस है बोलो बच्चों? अब दोनों का एक्सेलरेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन का भी होगा एक प्रोटॉन का भी होगा, तो दो एक्सेलरेशन मिलेगा आपको। एक इलेक्ट्रॉन का मिलेगा, यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन का मास लिखना पड़ेगा, और एक प्रोटॉन का एक्सेलरेशन मिलेगा। अब देखो फोर्स तो सेम ही लगेगा दो, क्यों? समझ लो, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, दोनों
ग्रेविटेशनल लॉ क्या, सॉरी कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, सिंपल चीज, जो फोर्स इसके ऊपर लगाता है वही फोर्स इसके ऊपर, न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, याद करो थियरी, कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, बस वही है। फोर्स दोनों का सेम ही है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में वो सेम है, तो वो कितना होगा तो वो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो वो है हमारा फोर्स का फॉर्मूला लगा दिए हम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सॉरी कूलम्बिया फोर्स होगा तो के प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई। वैसे चार्ज मैग्नीट्यूड से ही काम करना है तो चार्ज की डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है देखो, a q1 q2, a q1 q2, याद आया ना वो फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा है मैंने, a q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ q1 की जगह इलेक्ट्रॉन और q2 की जगह प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 1.610 माइनस 9, तो सिमिलरली प्रोटॉन का भी वही होगा, तो स्क्वायर कर सकते हो। अब यहाँ आपको डिस्टेंस टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था क्वेश्चंस के अंदर 1 एंगस्ट्रॉम, कितना है यहाँ देखो, यहाँ ये जो मेरा एरो जा रहा है ऐसे 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 होता है, स्क्वायर कर दो। ये की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, सिंपल चीज इतनी बार लिखिए याद रह चुकी होगी, बस सिंपल है, आपका फोर्स मिल गया, तो फोर्स मिल गया किसका, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन था इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है दोनों का, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाओ, चलो ये फॉर्मूला में से F इज इक्वल्स टू ma, तो एक्सेलरेशन को मैंने बनाओ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F अपॉन m। यदि मैं एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, तो बोलो F कितना मिलेगा। चलो वीडियो को पॉज करो और फटाफट ये आंसर मुझे लाके दिखाओ, चलो आई होप आपने किया होगा, और ये जो आंसर आ रहा है 2.3 × 10⁻⁸। यदि आपका सही है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए यस, ओके। अब मुझे लिखना होगा 2.3 × 10⁻⁸ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 91 × 10⁻², बस वैल्यू डाल दो, सोल्व कर दो। चलो वीडियो को पॉज करो, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का निकालो, तो यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 2.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे प्रोटॉन के लिए। आई होप आपको अब समझ में आ गया, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो F अपॉन m, यहाँ प्रोटॉन का मास डालेंगे F और सेम ही रखेंगे हम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन बोलो जल्दी, वेरी गुड, 1.6 10⁻27, याद रखना है किलोग्राम में होता है, ओके। अब उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सोल्व करोगे तो यहाँ आपका एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आ रहा है 1.4 10⁻9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आपको बेटा प्लीज खुद करना होगा ये आंसर का कैलकुलेशन, ओके। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन की उतना ही आपको बेनिफिट है। तो यहाँ इस सम के अंदर दो चीज फाइंड की हमने, पहले तो कूलम्बिया फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकाला दो केस के लिए, तो इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये दो मिला आपके। तीसरी चीज एक्सेलरेशन फाइंड करना था, इसलिए पहले हमने फोर्स फाइंड किया, और फोर्स का जो फॉर्मूला था उसमें से एक्सेलरेशन को F=a/m से पहले F निकाला ये मेथड से, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का F मिलने के बाद एक्सेलरेशन निकाला F/m, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन के एक्सेलरेशन के लिए प्रोटॉन का मास। आई होप आपको अब समझ में आ चुका है, श्योर, पक्का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, वैसे आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर सकते हो, लंबा है इसलिए मैं यहाँ नहीं रीड करूँगा, ओके। कर लो, चलो रीड। तो आपने जैसे रीड किया होगा तो आपको पता चल गया होगा क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले चार्ज ए था, समझ लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट JEE के लिए IMP हो सकता है ये क्वेश्चन। अब पता नहीं है दोनों के ऊपर कितना कितना चार्ज है, क्योंकि यहाँ कहीं भी वैल्यू नहीं दी है सिवाय कि उसका डिस्टेंस 10, बाकी कोई भी चीज आपको दी नहीं है। तो हम चार्जेस नहीं दिया हुआ है इसलिए हम Q1 एंड Q2 ले लेते हैं, बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं हम 10। पहले आपका डिस्टेंस कितना था 10, यहाँ दिया है। अब मुझे कोई दो ऐसे स्फीयर उसके साथ टच में लाने, जैसे C एंड D,
दोनों को टच कराना है, तो क्या होगा? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दोनों का रेडियस सेम है तो चार्ज सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दोनों के ऊपर अब कितना होगा? Q/Q1/2, वैसे C के ऊपर भी Q1/2, वैसे यहाँ B के ऊपर Q2/2 और D के ऊपर Q2/2, तो चार्ज इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। श्योर, आपको समझ में आ चुका है पक्का? अब यहाँ C और D को यदि हम निकाल दे, अब यहाँ बच्चा खाली, अब हम यदि A और B की बात करें, अब दोनों के ऊपर चार्जेस है Q1/2 एंड Q2/2, अब दोनों के ऊपर चार्जेस कितना है? Q1/2 एंड Q2/2। अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि यदि मैं उसका डिस्टेंस है वो 10 से कम करके 5 कर दूं, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मैं कर दूं? 5, तो क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे फोर्स कितना लगेगा, यानी कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिपल्सन ऑफ ए ऑन द बी बेस्ड ऑन कूलम्ब, यानी क्या होगा रिजल्टिंग फोर्स, रिपल्सन क्या होगा? तो देखते हैं पहले, यदि समझ लो कि पहले दोनों के ऊपर Q1 Q2 चार्जेस था, तो Q1 Q2 और डिस्टेंस था 10, ये बिफोर का है। अब ये सिचुएशन है, अब चार्जेस दोनों के ऊपर Q1/2 कर दिया है, तो ये Q1/2 Q2/2 अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ 5, यानी कि आधा हो चुका है। सोल्व करो तो अब क्या हो सकता है? कुछ 2 2 जा 4 नीचे आ जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 4 जा हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100। तो कुछ दिख रहा है आपको बेटा यहाँ? यस सर, तो ये आंसर सेम मिला हमें, जबरदस्त पोपट थी यो, वैल्यू तो सेम मिली सर, तो सही है आपका आंसर। तो लिख देना है आपको, force before the process and after the process force will be same। बहुत है ना अच्छा क्वेश्चन, चलो है बहुत अच्छा पक्का। एक खुद करना, एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, A एंड B है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। उसके ऊपर Q चार्जेस है, अब मैं अभी उसके पास B के पास कोई चार्जेस है, C के पास भी कोई चार्जेस है नहीं, अब मैं तीनों को टच करा के छोड़ दूं और A और C के बीच का फोर्स फाइंड करूं। पहले समझ लेते, A के ऊपर Q चार्जेस है, B के ऊपर Q चार्जेस, C के ऊपर चार्ज क्या था? 0। अब मैं तीनों को टच कराने के बाद छोड़ दूं और बाद में A और C के बीच में A और C के बीच में फोर्स फाइंड करूं, तो मुझे फोर्स कितना लगेगा? पहले डिस्टेंस था ना R, इतना ही डिस्टेंस रखना है, खाली चेंज होगा चार्जेस। ओके, सोल्व करना, चलो। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? पहले सिचुएशन ये थी, अब टच कराने के बाद जो A और C के ऊपर जो भी चार्ज है दोनों के ऊपर, वो चार्ज फोर्स का जो फॉर्मूला है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें Q1 Q2, अब वो क्वेश्चन मार्क है वो आपको यहाँ डालना है। ओके, श्योर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द Q1 Q2 Q3 एट द वर्टाइसेस, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर आपको चार्जेस रखा हुआ है Q1 A पॉइंट के ऊपर, B पॉइंट के ऊपर चार्जेस है Q2 और C पॉइंट के ऊपर चार्जेस है। आई होप आपको अब समझ में आ चुका है। अब प्रॉब्लम ये है, कंसीडर द C चार्ज Q1 Q2 ईच इक्वल टू Q। अब प्रॉब्लम ये है कि सभी चार्जेस क्या है? इक्वल है। ओके, ये जो लेंथ है साइड है वो L दी, लेंथ कितनी दी हुई है साइड ट्राइंगल की? L। आपको फाइंड करना है, यदि मैं यहाँ ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यदि इस पॉइंट के ऊपर मैं कैपिटल Q चार्जेस रखूं, कितना?
कैपिटल क्यू। तो मुझे फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे? फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल। ओके, चलो देखते हैं। पहले हमें ये चीज फाइंड करनी होगी, चार्जेस जो है F1 F2 उसका इक्विवेलेंट चार्जेस फाइंड करना। यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि वेक्टर इसके अंदर आता है। जब तक वेक्टर आ रहा है ना कोई भी क्वेश्चन के अंदर, तब तक आपको थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वेक्टर अच्छे से कर लो। पहले मैं ये डिस्टेंस फाइंड करूंगा। मुझे ये डिस्टेंस कितना है वो पता नहीं है। समझ में आया? वो डिस्टेंस सेम टू सेम इतना ही होगा। क्यू सेंट्रोइड है, ये तीन वैल्यू सेम होगी। तो एटलीस्ट ये मैं ए ओ फाइंड कर लूँ तो भी चलेगा। बी ओ इतना ही होगा, सी ओ। तो ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ। चलो इतना तो समझ में आ गया। यहाँ कैपिटल क्यू चार्जेस रखा हुआ है। अब थोड़ा मैथ्स ले लेते हैं, क्योंकि काफी सारे टाइम से मैथ्स नहीं किया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको यदि पता हो तो, बड़े हो तो, उसका जो मीडियंस होता है वही उसका अल्टीट्यूड होता है। पता है आपको? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मीडियंस जो होता है वही उसका अल्टीट्यूड होता है। ओके, अब ए बी सी या 90 डिग्री ले लेते हैं। ये यदि एल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मीडियन ले लेते, ये कितना होगा बच्चों? L/2। समझ में आया? क्यों? क्योंकि O मिड पॉइंट है। तो BO कितना होगा? तो BC से हाफ। BC कितना है? तो L, तो उसका हाफ L/2, यानी कि BO L/2। ये मिला। तो AO कितना होगा? तो पाइथागोरस यूज करो। चलो मैथ चल रहा है बेटा यहाँ। ओके, आप करना है आंसर के अंदर करो, अदरवाइज साइड में एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से भी ये कर सकते हो। क्या आपको एग्जैक्टली जरूर नहीं है कि आंसर में ये सब कुछ दिखाना ही आपको। तो AO स्क्वेयर इज इक्वल टू होगा AB स्क्वेयर माइनस OB स्क्वेयर। तो AB तो L था, OB L/2 था। तो आप ये सोल्व करोगे तो आपका AO मिल रहा है। चलो करो तो। AO मिलेगा L/√3। कितना मिला? L/√3। आया आपको भी? श्योर। अब देखो, आपको यदि पता हो तो O सेंट्रोइड है, O सेंट्रोइड है। अब आपको पता है सेंट्रोइड जो होता है ना, वो ये जो मीडियंस है ना उसको 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 का मीनिंग क्या? ये जो भाग है ना AO, वो 2 गुना होगा किससे? ये भाग से। यदि यहाँ हम M ले ले तो ये भाग 1 होगा इतना, ये OM, और AO कितना होगा? 2। समझ में आ रहा है? AO और ये ले लेते हैं M, ये 2 और ये 1। देखो आपको अब समझ में आ रहा है। तो मुझे इतना भाग फाइंड करना है AO, तो कितना होगा? अब ये AO तो मुझे AM मिला। सो यहाँ Q है ना तो कुछ दूसरा नाम देना पड़ेगा। P ले लेते हैं। तो मुझे AP फाइंड करना है। AP थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि मैंने भूल की थी, यहाँ भूल से O लिया था। कहाँ? ये M की जगह। एक्चुअली यहाँ D लेना था। ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ना, तो हम यहाँ भी D ले लेते हैं। अब कुछ नया नहीं, खाली अल्फाबेट चेंज हुए। टेंशन मत लो आप, एक क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, खाली अल्फाबेट चेंज किया हो आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मुझे यहाँ AD मिल गया, आपको AD, और ये है AO। अब मुझे AO फाइंड करना हो तो कितना होगा? 2:3 ऑफ AD। पता चला बेटा? यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, AD होगा। AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। थोड़ा मैथ्स है, मैथ्स के अंदर आपको दिमाग डालना पड़ेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है, मैंने देखा है। ओके, 3-4 बार देख लो वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। 2/3 ऑफ AD। AD की वैल्यू मुझे पता है, L/√3, 2/3 ऑफ AD। समझ में आ रहा है जो पक्का? सॉरी, AD जो मिल रहा है ना आपको,
एल अपॉन रूट 3 मिला, सही है। चलो ओके, सॉरी गलती हुई थोड़ी सी यहाँ। एक्चुअली एल स्क्वेयर अपॉन 4 एल स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर अपॉन 4 एल स्क्वेयर अपॉन 4। सॉरी, एडी की जो वैल्यू मिल रही है ना, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगा, क्योंकि आंसर थोड़ा मिसमैच हो रहा था। एडी आप ये सोल्व करोगे तो आपका भी आंसर शायद मैच नहीं हुआ, क्योंकि आपका आंसर आ रहा था 3 एल स्क्वेयर अपॉन 4। उसका यदि मैं अंडर रूट निकालूं तो रूट थ्री एल अपॉन 2 आएगा, इसका अंडर रूट। ओके, अब यहाँ एडी की जगह डाल दो रूट 3 2 बाई एल। आई होप आपका भी आंसर अब मैच हो चुके, क्योंकि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। फाइनली ये जो आंसर आ रहा है ना, वो डाल दिया था। 2 कट, क्या करूँ यार, काफी बार आंसर ऐसा ही माइंड में घुस जाता है। अब रूट 3 है, यहाँ 3 है तो नीचे रूट 3 हो जाएगा, तो ऊपर एल और नीचे बचा रूट 3। तो ए ओ मिला आपको एल अपॉन रूट 3। ए ओ कितना मिला आपको? एल अपॉन। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अभी तक मैंने मैथ्स किया पूरा। ओके, अब फिजिक्स चालू हुआ। कैसे? थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन आपको शो कर रही है F1, ये लाइन आपको शो कर रही है F2। चार्ज कितना है यहाँ? कैपिटल Q। यहाँ कितना था? स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q। F1 क्या है बच्चों? पहले तो हमें AO BO CO मिल गया। AO BO CO, AO BO CO सेम होगा कितना? L अपॉन रूट 3। अब यदि मुझे F1 फाइंड करना है, F1, तो B यानी कि स्मॉल q एंड कैपिटल Q के बीच का फोर्स जो इस डायरेक्शन में होगा कितना है? तो ये डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है? तो L अपॉन रूट 3। तो F1 मिलेगा K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आया बच्चों, पक्का। तो ये वैल्यू मिली आपको 3KQ कैपिटल Q अपॉन एल स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 ऊपर आ जाएगा तो कैपिटल 3 हो जाएगा। अब F1 जो है ना, उतना ही F2 होगा। Q सेम वैल्यू सेम डिस्टेंस। अब F1 एंड F2 एक्चुअली क्या इस हिसाब से डायरेक्शन में है, तो उसका जो रिजल्टिंग डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, जिसको हम F12 बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का? रिजल्टिंग कितना होगा? F12। जब सेम वैल्यू का रिजल्टेंट फाइंड करें, 3KQ रूट 3, सॉरी इसका और इसका सेम वैल्यू है, और उसका रिजल्टेंट फाइंड करें तो वही वैल्यू आ रही होती है। समझ में आया? पूरा मेथड वेक्टर से आंसर आता है। डिटेल में आपको आंसर चाहिए तो मैं बोल दूंगा, लेकिन अभी ऐसे याद रखो, थोड़ा इजी होगा। वेक्टर में घुसूंगा तो आप वापस कंफ्यूज होना स्टार्ट कर दोगे। F12 मुझे मिल गया है। F12 क्या है? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2, ऐसे और ऐसे, तो उसका पैरेललोग्राम याद करो, वेक्टर फॉर्म। ओके, सरस। अब मुझे फाइंड करना है, एक फोर्स रहा था, कौन सा? ये A एंड O के बीच, यानी कि स्मॉल q कैपिटल Q का ये। अब वो पॉजिटिव चार्जेस है दोनों, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स इस हिसाब से यहाँ आएगा, इसको हम बोलेंगे F3। F3 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे है तो -3KQ कैपिटल Q अपॉन एल स्क्वायर। खाली डायरेक्शन चेंज होगी। माइनस Q, वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, जो डिस्टेंस भी L बाई रूट 3 है। Q इसके बीच का, A और A के बीच का डिस्टेंस, AO कितना था? AO। चार्ज कितना है? स्मॉल, इसका चार्ज कैपिटल, तो वैल्यूज वही है, खाली डायरेक्शन नीचे, इसलिए माइनस यहाँ लगेगा। ओके, अब मुझे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, टोटल F, तो कितना होगा? तो F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों का एडिशन। अब F1 प्लस F2 का रिजल्टेंट F12 प्लस F3। F12 कितना था? ऊपर है देखो, 3KQ कैपिटल Q अपॉन एल स्क्वायर। F3 तो -3KQ कैपिटल Q अपॉन एल स्क्वायर।
कट कट, रिजल्टेंट फोर्स मिला 0। सर 0 के लिए इतनी मेहनत की तो करनी पड़ती है काफी बार। थोड़ा टॉपिक इस हिसाब से है जो आपको कंफ्यूजिंग कर सकता है, क्यों, मैथ्स है, ओके। थोड़ी जगह का इश्यू, मैथ्स का आपका कॉन्सेप्ट सब कुछ जब होगा तब ये सम सोल्व कर पाओगे। इट इज द ऑलमोस्ट ऐसे सोल्व कर सकते से वेक्टर वाले सम है ना, सभी वो स्टूडेंट्स को दिक्कत करते हैं, ओके। 1.7 ले लेते हैं आप क्वेश्चंस, ओके। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर्स का हमारा, बहुत इजी है, वो सेम क्वेश्चन है जो अभी ऊपर आपने सोल्व किए, ओके। ट्रायंगल है, ईच चार्जेस के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है, ओके। ऐसा कुछ है -q q q। नंबर यदि हम दे तो इसका नंबर 1, इसका 2 और इसका 3 है। अब देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में से क्या होगा, बाहर निकलेगा, यानी कि F2 इस हिसाब से आएगा, जिसको हम F12 बोलते हैं। अब 2 और 3 के फोर्स, यानी कि ये चार्जेस और ये चार्जेस के बीच में फोर्स कहाँ लगेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्सन होगा, F2 3। समझ में आ रहा है, ये 2 नंबर है बेटा, ये 3 नंबर का फोर्स और ये 1 नंबर का, तो हमें फाइंड किया 2 और 3 का फोर्स कहाँ, इस डायरेक्शन, 1 और 2 का फोर्स कहाँ, इस डायरेक्शन, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आएगा, ऐसे। तो हम F1 खाली दे देते हैं, या इसका यदि नंबर 2 दिया हुआ है तो F2 बोलेंगे, ओके। F2 मिल गया आपको। सिमिलरली एक चार्ज यहाँ आएगा F1, F1 यहाँ आएगा, सॉरी क्यों, अब देखो यहाँ ध्यान दो, ये पॉजिटिव है, पहली चीज पॉजिटिव में से बाहर निकल, यानी कि ये डायरेक्शन होगी जो हम नीचे ली थी, एक्चुअली ऊपर आएगी। ये दोनों की डायरेक्शन ऐसे आएगी, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे हुआ, जिसको हम F3 बोलेंगे। और F1 कहाँ लगेगा, तो देखो F1 नेगेटिव है तो एंटर हो रही है, पॉजिटिव, और इसका फोर्स यहाँ है, तो इसका रिजल्टेंट होगा नीचे। समझ में आ रहा है, F12 जितना होगा उतना ही फोर्स उसका होगा कि नहीं, F1 F2 का 2 1 के ऊपर 2 का, 2 के ऊपर 1 का, याद करो, दो अपोजिट इक्वल फोर्स हो गए, तो ये इस साइड फोर्स आ रहा है तो ये इस साइड आएगा। अब ये ऊपर जा रहा है फोर्स, तो ये फोर्स नीचे आएगा, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा जिसको हम F1 बोलेंगे वो नीचे आएगा। तो कॉन्सेप्ट के वेक्टर से हम जा रहे हैं, देखो वेक्टर के ऊपर काम करना है सब। लेंथ कितनी है, L, लेंथ कितनी है, L, तो यहां ध्यान दो F1 कितना होगा, रिजल्टेंट के चार्जेस तो QQ ही है, चार्जेस कितना है QQ अपॉन डिस्टेंस है L स्क्वायर। F1 है उतना ही F2 होगा, उतना ही F3 होगा, क्यों, सेम चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट। अब क्या होगा, देखो ये क्या है, अब फिगर से कंपेयर करो, F2 है और ये क्या है, F3 है, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या, यदि मैं उसको नीचे खींचूं ऐसे, तो उसका रिजल्टेंट होगा इस साइड में, आया समझ में, F2। तो F2 और F3 का रिजल्टेंट क्या होगा, तो F2 F3 जितना ही होगा कि नहीं, तो F23 इज इक्वल्स टू B क्या होगा कि Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ऊपर की डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव। अब सेम फोर्स वही होगा F21 एंड F13 का रिजल्टेंट फोर्स, जिसको हम F1 बोलते हैं, नीचे F1 नीचे लगेगा लेकिन नेगेटिव होगा कि Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब मुझे फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स, तो अब सिंपल चीज वही ऊपर वाला सम, रिजल्टेंट फोर्स F1 F2 F3, F2 और 3, F2 एंड 3 का रिजल्टेंट F23 ऊपर और F1 नीचे इसलिए माइनस, और इसका रिजल्टेंट होगा प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव
0, तो F कितना मिला आपको, ये क्या मिला आपको, फोर्स, नेट फोर्स विल बी 0। ओके, देखो बच्चों ये जो सम है ना वो एक्चुअली आई जस्ट टेक द रिस्क राइट, कि मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाने का रिस्क लिया है। इसका रीजन ये है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा पूरा बोर्ड होता है जब, ओके, थोड़ा ये सब कुछ मेरे सामने होता है तो अब थोड़ा सा लिंकिंग से प्रॉपर समझा पाऊंगा। आई होप ट्राई किया हुआ है। ओके, आप भी अपना इन्वॉल्वमेंट दोगे 100%, तो 99% आपको समझ में आ ही जाएगा। इन केस यदि ना आए तो आप वापस रिवाइंड करो वीडियो को, फिर से देखो, ना आए वापस करो, फिर से देखो। ये टाइप के जो सॉन्ग्स है ना, पहले तो मेरे भी खुद के दिमाग में नहीं घुसते थे, बाद में क्या किया, वेक्टर को समझा। वेक्टर जितना क्लियर होगा ना तभी ये सम आएगा, अदरवाइज आपको वेक्टर नहीं आ रहा है तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ छोड़ दो। ओके, या फिर वेक्टर क्लियर करो या फिर छोड़ दो। वेक्टर क्लियर करने के बाद ही ये सम सोल्व करना, डायरेक्टली मत क्लियर करना। ओके, तो आई होप आपको ये सारे सम क्लियर हो चुके होंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो भी दिया हुआ है आफ्टर 8 नंबर, अब ये सारे क्वेश्चन इजी, उसमें एक बेनिफिट है, शायद कम यूज होता है वेक्टर का। आपको होमवर्क में 1 to 7, ऐसे 1 नंबर का तो थियरी है, इसलिए 2 to 7 क्वेश्चन 2 टाइम प्रैक्टिस कर देनी है, जिससे आप इजीली क्लियर कर पाओ। ओके, सो मैं निकुंज सर अब जाने इजाजत चाहता हूँ। आज का लेक्चर्स के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दो सारे जो भी आंसर मैंने बोले थे वो प्लीज, तो मुझे पता चलेगा कि आप अपने हिसाब से इन्वॉल्व हो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।